वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यह है टेस्ट नंबर 310। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हिस्ट्री के प्रश्नों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था? बताइए कौन था? मुर्शीद कुली खां या फर्रुखसियार या शुजाउद्दीन या शहादत अली खान? शहादत अली खान, ऑप्शन नंबर बी। तो बादशाह मोहम्मद शाह ने, ठीक है, बादशाह मोहम्मद शाह ने शहादत खान यानी बुरहान उल मुल्क को अवध का सूबेदार नियुक्त किया। इसने अवध में स्वायत्त राज्य की स्थापना की तथा फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया। इसने कई कर एवं सैनिक सुधार किए, जिसके कारण अवध आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो गया। शिवाजी ने पुणे के आसपास दुर्गों को निम्नलिखित में से किन वर्षों में जीता था? पुणे महाराष्ट्र के आसपास, ठीक है, कब जीता था? 1645 से 1647 के बीच। तो शिवाजी ने पुणे के आसपास के दुर्गों को 1645 से 1647 ईस्वी के मध्य जीता। सबसे पहले शिवाजी ने 1643 में बीजापुर के सिंगलगढ़ किले पर अधिकार किया। उसके पश्चात उन्होंने 1646 में तोरण पर अधिकार कर लिया। वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो या बैक टू योर वेदास निम्नलिखित में से किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन नंबर सी। तो दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा, 7 अप्रैल 1875 मुंबई में आर्य समाज की स्थापना, दयानंद सरस्वती। इसका उद्देश्य क्या था आर्य समाज का? प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना और शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इनमें से कौन अकबर के केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था? अकबर के केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी वकील था, वकील। तो अकबर के केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी वकील था। हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर नाबालिग था। इस अवधि में हुमायूं ने बैरम खां को वकील नियुक्त किया, जो हुमायूं की मृत्यु के बाद अत्यंत शक्तिशाली हो गया। सैद्धांतिक रूप से वकील जो है मंत्रियों का प्रमुख होता था और वकील के पद की महत्ता को कम करने के लिए अकबर के शासनकाल के 8वें वर्ष में दीवान ए वजीरात ए कुल का नया पद सृजित किया गया तथा राजस्व और वित्तीय मामले वकील के हाथ से ले लिए गए। ठीक है, किसके बाद से? दीवान ए वजीरात ए कुल, अकबर के शासनकाल में 8वें वर्ष बना था ये। शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुण समुद्र की उपाधि प्रदान की थी? किसको दी थी शाहजहां ने गुण समुद्र की उपाधि? लाल खां को। तो शाहजहां ने लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि प्रदान की थी। सीधे सीधे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने निजाम उल मुल्क को वकील मुतलक का पद प्रदान किया? निजाम उल मुल्क को वकील मुतलक का पद किसने प्रदान किया? मोहम्मद शाह ने। रंगीला बोला जाता था इनको। तो मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क को वकील मुतलक का पद प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस मुग़ल शासक ने कश्मीर के कुछ करों को माफ़ कर दिया था? कश्मीर के कुछ कर को माफ़ करने वाला कौन था? यही था शाहजहां। ठीक है, तो मुग़ल शासक शाहजहां ने कश्मीर के कुछ कर को माफ़ कर दिया था। ताजमहल बनवाने वाला शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 8, मध्यकाल के दौरान पर्शियन में साहित्य कुशलता प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदू निम्नलिखित में से कौन था? मध्यकाल के दौरान पर्शियन में साहित्य कुशलता प्राप्त करने वाला पहला हिंदू सुल्तान कौन था? चंद्रभान। तो मध्यकाल के दौरान पर्शियन साहित्य में कुशलता प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदू चंद्रभान था।
चंद्रभान एक कुशल पारसी लेखक था, ठीक है, फारसी लेखक था, फारसी, जिसने फारसी का हिंदी में अनुवाद करने की परंपरा को शुरू किया, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकती है लाइन, फारसी का हिंदी में अनुवाद करने की परंपरा किसने शुरू की? चंद्रभान ने, जो एक कुशल फारसी लेखक था। मध्यकाल में चाचर भूमि से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? पहला ऑप्शन है जिसके अनुपजाऊ होने की आशंका हो, जिसमें हर साल खेती होती हो, गलत, दोनों गलत। चाचर भूमि का मतलब है जिसमें 4 या 5 वर्ष से कुछ भी ना बोया गया हो। ऑप्शन नंबर सी से रिलेटेड प्रश्न पूछा था हमने पर। तो मध्यकालीन भारत में चाचर भूमि से आशय ऐसी भूमि से है जिस पर लगभग 4 या 5 वर्षों तक खेती नहीं की गई थी, नहीं की जाती थी। और अगर एक आता है पोलज भूमि, पोलज भूमि क्या है? पोलज भूमि पर नियमित रूप से खेती होती है, ठीक है। अगर पोलज भूमि वाला ऑप्शन आए तो पोलज भूमि ऐसी भूमि होती थी जिस पर नियमित रूप से खेती होती थी। और चाचर भूमि 4 या 5 वर्षों तक परती छोड़ जाती थी, मतलब खाली छोड़ दी जाती थी। अकबर ने निम्नलिखित में से किसे कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया था? इसी को अकबर ने कविराज की उपाधि भी दी थी, जिसको कवि प्रिय दी थी। क्या नाम है इसका? इनका नाम है राजा बीरबल, ऑप्शन नंबर सी। तो अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे, और इसके अलावा अकबर ने बीरबल को कविराज एवं राजा की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने अपने राज कवि फैजी को मलिक उस सोहरा की पदवी प्रदान की थी। तो मलिक उस सोहरा की पदवी किसको? फैजी को। और कविराज, कवि प्रिय और राजा की किसको? बीरबल को, अकबर के द्वारा। प्रेम वाटिका की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? रहीम नहीं है, सूरदास नहीं है, नरहरिदास नहीं है, रसखान। तो प्रेम वाटिका काव्य रचना, काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की थी। इसमें उन्होंने कृष्ण के जीवन को पंक्तिबद्ध किया है, और सुजान रसखान भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। मुगल शहजादी जिसने दिल्ली में एक पुस्तकालय की स्थापना की, वह निम्नलिखित में से कौन थी? उस पुस्तकालय का नाम क्या था? बैतुल उल उलूम। कौन था? हाजी बेगम नहीं है, जहाँ आरा नहीं है, मेहरुन्निसा नहीं है, जेबुन्निसा। तो औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा ने दिल्ली में एक पुस्तकालय की स्थापना की थी, उसका नाम था बैतुल उल उलूम। इनमें से किसने तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? ये प्रश्न पालतू है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत पूछते हैं इसको। तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? बताइए। अब्दुल रहीम खाने खाना ने। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी को चगताई तुर्की भाषा में लिखा है। इसका फारसी में अनुवाद अकबर के काल में अब्दुल रहीम खाने खाना द्वारा किया गया। औरंगजेब ने अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू इतिहासकार को खोजा था? औरंगजेब ने अपनी विजयों को, जितनी उसकी जीत थी, उसको लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू इतिहासकार को खोजा था? उसने ईश्वरदास नागर को। तो औरंगजेब ने अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए हिंदू इतिहासकार ईश्वरदास नागर को खोजा था। ईश्वरदास नागर ने फुतुहात ए आलमगीरी में औरंगजेब के इतिहास का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया था? ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रश्न बहुत पूछते हैं इसको। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद, अच्छा, रजमनामा है एक अनुवाद फारसी भाषा में, वो रामायण का है महाभारत का? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। रजमनामा है महाभारत का। तो रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? उत्तर इसका दीजिए तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया, और फैजी ने लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया। अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी भाषा में अनुवाद किया। और अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रजमनामा नाम से फारसी अनुवाद किसने किया? नकीब खां ने, इसी बदायूनी ने, तथा फैजी आदि विद्वानों ने सम्मिलित रूप से, ठीक है।
अगर पूछा जाए कि फारसी भाषा का विभिन्न भागों में रज्मनामा नाम से अनुवाद किन विद्वानों के सम्मिलित प्रयास से हुआ था, तो अब्दुल कादिर बदायूनी, फैजी और नकीब खां। ठीक है, इन्होंने अलग अलग भी किए, जैसे फैजी ने लीलावती का फ़ारसी में अनुवाद किया, अबुल फजल एक थे, उन्होंने कालिया दमन का किया, अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फ़ारसी में किया। ठीक है, रज्मनामा क्या है? महाभारत, फ़ारसी में अनुवाद। तो 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।